देख रहे हैं आपका चैनल। नमस्कार, मैं रोमित सिंह ठाकुर आज सोलन के इस रेस्ट हाउस में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी एवं देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे साथ रमिता कंवर जी हैं जो हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ में बलवंत ठाकुर जी हैं जो हमारे संगठन मंत्री हैं प्रदेश के, और हमारे साथ भाई लवली चौहान जी हैं जो हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, और शिवानी ठाकुर जी हैं जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी में। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यह है कि 15 अगस्त से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के सौजन्य से, देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा के सौजन्य से इस हिमाचल प्रदेश में 112 दिन की अन्न त्याग यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। और ये शुभारंभ कुनिहार तालाब से किया जाएगा। वहां पर जो तालाब मंदिर है वहां पर देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर 112 दिन तक अन्न का त्याग करके हमारी पूरी की पूरी टीम, हम लोग खुद, हम प्रदेश के चारों लोकसभा क्षेत्रों के अनुसार इस हिमाचल प्रदेश में निकलेंगे। ये यात्रा सबसे पहले शिमला लोकसभा में होगी। 1 महीना लगभग शिमला लोकसभा जिला सोलन से शुरू होकर उसके बाद जिला सिरमौर, उसके बाद जिला शिमला, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक हम लोग मंडी लोकसभा में होंगे, मंडी लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में। उसके बाद 15 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक हम लोग कांगड़ा लोकसभा में होंगे, और 15 नवंबर से 4 दिसंबर तक हम लोग होंगे हमीरपुर लोकसभा में। 5 दिसंबर को इस अन्न त्याग यात्रा का समापन होगा, और 5 दिसंबर को ये समापन कुनिहार तालाब स्टेडियम में होगा। लगभग 40 से 50 हजार लोगों का लक्ष्य लेकर इस कार्यक्रम को, महारैली को किया जाएगा। इस 112 दिन की अन्न त्याग यात्रा में हमारी जो टीम है वो पूर्णतः केसरिया वस्त्र धारण करके हिमाचल प्रदेश में निकलेगी। और क्योंकि केसरिया वस्त्र धारण करने का मुख्य उद्देश्य यह है क्योंकि केसरिया प्रतीक है त्याग और बलिदान का, तो इसलिए हमारे लोग केसरिया वस्त्र धारण करके हिमाचल प्रदेश में निकलेंगे। अन्न त्याग यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरा प्रदेश जानता है आप सभी मीडिया बंधुओं के सौजन्य से कि देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा के लोगों ने हमेशा से इस हिमाचल प्रदेश में अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई को हमेशा से बुलंद किया है। हमारे लिए स्थिति कभी भी कैसी भी रही हो, चाहे अच्छी रही हो चाहे बुरी रही हो, हम लोगों ने कभी अपने कदम नहीं रोके। हम लोगों ने इस आवाज को कभी दबने नहीं दिया। एक के बाद एक जो भी हम लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता पड़ी, हम लोग निरंतर प्रयास करते रहे, और लगातार हर क्षेत्र में हम लोग अपने समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते रहे। 112 दिन की जो अन्न त्याग यात्रा है इसमें हमारे 10 मुख्य उद्देश्य हैं कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के तौर पर, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव भी इस हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, और एज अ पार्टी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी 2024 में लोकसभा का चुनाव इस हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों के ऊपर लड़ेगी। और मुख्य उद्देश्य, जिन उद्देश्यों को लेकर देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से ही राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का गठन किया गया है इस हिमाचल प्रदेश में, और जिन मुद्दों को लेकर हम लोग ये प्रेस वार्ता हम लोग ये सबसे पहला जो हमारा मुद्दा है वो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। क्योंकि हमारा मानना है कि सभी को एक बराबर अधिकार इस हिमाचल प्रदेश में मिलने चाहिए, बिना किसी जाति के अधिकार सबको बराबर मिलने चाहिए। दूसरा हमारा मुद्दा है कि जिस मुद्दे को लेकर जहां पर एक वर्ग की बात आती है, उस वर्ग के नेता भी कभी उस विषय के ऊपर कभी बात नहीं करते, लेकिन इस यात्रा के माध्यम से हम लोग इस मुद्दे के ऊपर आवाज बुलंद करेंगे। और ये मुद्दा है अनुसूचित जाति वर्ग में क्रीमीलेयर व्यवस्था को लागू करना। जिस प्रकार से अन्य वर्गों में क्रीमीलेयर व्यवस्था है कि एक इनकम के बाद वो लोग आरक्षण की सीमा से वो बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसमें जनरेशन टू जनरेशन ये जो आरक्षण का लाभ मिलता है,
हमारा ये मानना है कि उनके लिए क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू होनी चाहिए। 8 लाख से ऊपर इनकम जाने के बाद उन लोगों को आरक्षण की सीमा से बाहर करना चाहिए और उनकी जगह जो गरीब परिवार उन्हीं के वर्ग के हैं उनको वो लाभ, उन परिवारों को, उन बच्चों को, उन युवाओं को, चाहे उनके कर्मचारी हैं, उनको वो लाभ मिलना चाहिए। तीसरा हमारा मुद्दा है लोकसभा की, जहां पर बात आती है कि जब हमारी पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए जा रही है तो तीसरा हमारा मुद्दा है एट्रोसिटी SC/ST एक्ट में संशोधन। आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति यह है कि हर गांव में, हर गली में, हर शहर में रोज कहीं ना कहीं हमारे लोगों को झूठे केसों में फंसाया जाता है। सरकार मोटिवेशनल अमाउंट देती है, सरकार झूठे मुकदमे लगाने के लिए धनराशि वो इन लोगों को देती है। तो इसमें जहां पर संशोधन की बात आती है कि हमारे लोगों की बात निष्पक्ष तरीके से बात सुनी जाए, उनकी बात सुनने के बाद पूरी जांच पड़ताल के बाद FIR दर्ज होनी चाहिए, मोटिवेशनल अमाउंट बंद होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर हमारे वर्ग के लोगों के ऊपर कोई झूठा मुकदमा लगाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा इन्वेस्टिगेशन के बाद उस व्यक्ति के ऊपर भी जो मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। और दूसरी बात कि उस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए जो सरकार उसको मोटिवेशनल अमाउंट देती है, उसका लगभग 10 गुना वो हमारे वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। चौथा मुद्दा इसमें बड़ा अहम है और हिमाचल प्रदेश की जहां पर बात आती है तो बहुत सारे हमारे लोग हैं जो हिंदूवादी सोच भी रखते हैं, हिंदुत्व को चलाने वाले जो संगठन हिमाचल प्रदेश में क्या देश में भी हैं, जो लगातार हिंदुत्व की बात को आगे बढ़ाते, बहुत सारी पार्टियां भी हिंदुत्व के ऊपर बात करती है। अहम मुद्दा क्या है कि हिमाचल प्रदेश की जहां पर हम लोग बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में जितने भी मस्जिद है, कोई भी मस्जिद सरकार के अंडरटेकिंग नहीं है। मस्जिदों में चढ़ने वाला पैसा वो कहीं पर भी सरकार उसको अपने अंडरटेकिंग नहीं लेती है। उनका पैसा उनके धर्म को मजबूत करने के लिए, उनकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए, चाहे वो मदरसे चलाते हैं, चाहे वो कुरान पढ़ाते हैं, चाहे वो क्या अपने धर्म की शिक्षा देते हैं, वो सारा का सारा पैसा उसके ऊपर खर्च किया जाता है। इसी प्रकार जहां पर बात चर्च की आती है, ईसाई धर्म की आती है, तो ईसाइयों का पैसा कोई सरकार के पास नहीं आता, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन जहां पर बात हिंदू धर्म की आती है, हमारे सिद्ध पीठ मंदिर हैं, हमारे शक्ति पीठ मंदिर हैं, उनमें एकत्रित होने वाला पैसा, उनमें चढ़ने वाली जो चढ़ावा होता है, सोना चांदी हीरे मोती, कितने तरीके के हमारे लोग हैं जो तरह तरह की विभिन्न तरीकों की जो अपनी तरफ से श्रद्धा भाव के अनुसार वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो सारा का सारा सरकार के कंट्रोल में जाता है, सरकार के पास उसका हिसाब किताब जाता है। कहीं पर भी जहां पर बात हमारे धर्म के लोगों की आती है, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए कहीं पर भी 1% भी हिंदू मंदिरों का पैसा खर्च नहीं किया जाता। आज जहां पर अन्य धर्म, जहां पर वो अपने धर्म की शिक्षा देते हैं, तो आज हमारे बच्चों के लिए, चाहे अगर हमारे बच्चों ने हमारे धर्म ग्रंथ की अगर उनको शिक्षा देनी हो, हमारे उपनिषदों की शिक्षा उनको देनी हो, श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षा उनको देनी हो, जहां पर एक प्रावधान पहले गुरुकुल शिक्षा विद्यालयों का होता था जो बंद कर दिया गया था और सारे के सारे जो हमारे बड़े मंदिर थे वो सरकार के अंडरटेकिंग में दे दिए गए थे। हमारी पार्टी और हमारा संगठन इस बात को लेकर आगे बढ़ेगा कि इस हिमाचल प्रदेश की जहां पर बात है, जितने भी सिद्ध पीठ हैं, शक्ति पीठ हैं, उनको सरकार के कंट्रोल से बाहर किया जाए। और ये जो कंट्रोल है हमारे हिमाचल प्रदेश में, जो हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे महामंडलेश्वर है, शंकराचार्य हैं, उनके अधीन एक कमेटी बनाकर ये अधिकार उनको दिया जाए और इस मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे से ये सरकार की ऐश परस्ती या इन अधिकारियों की ऐश परस्ती के लिए ये पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म को हमारे गुरुकुल शिक्षा विद्यालय हिमाचल प्रदेश में खोलें। हमारे जो सरकार से बात, हमारे बहुत सारे लोग, शायद आप भी मीडिया बंधु जो हैं, सड़क पर जब आप गौ माता को देखते होंगे तो आपके दिल में ठेस पहुंचती होगी कि गौ माता के लिए सरकार के पास कोई नीति, कोई योजना नहीं है। काउ सेस लेते हैं, काउ से 200-250 करोड़ रुपए इनके पास पड़ा है, लेकिन गौ माता के लिए, काउ शेड्स बनाने के लिए कभी भी पैसा खर्च नहीं किया जाता। हमारे जो सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है, हमारा धर्म का मामला है, हमारी आस्था का मामला है। गौ माता हमारी को हम माता का दर्जा जब इस अपने धर्म में देते हैं तो उन मंदिरों के पैसे से जो हमारे गौ सदन है उनका निर्माण हो, हमारे सनातन धर्म को मजबूती देने का काम हो, गुरुकुल शिक्षा केंद्र, गुरुकुल शिक्षा विद्यालय बनाने का काम हो। और दूसरा कि हमारे जो हिंदू गरीब परिवार हैं उनकी सहायता करने के लिए, जैसे अन्य धर्म अपने पैसों से सहायता करते हैं, वैसे हमारे मंदिरों का पैसा हमारे धर्म के लोगों की सहायता करने के लिए प्रयोग में खर्च किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर हमारी पार्टी और हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। पांचवा मुद्दा सबसे एक और इसमें अहम है
कि जहां पर इस हिमाचल प्रदेश में नशे की बात होती, बहुत सारी एनजीओज बात करती, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग बात करते हैं कि नशे के ऊपर रोक लगनी चाहिए, नशा तस्करों के ऊपर रोक लगनी चाहिए और नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। हम लोग जेल में थे 25 दिन, तो हमने देखा था कि नशा माफियों का या नशा प्रयोग करने वाले लोगों का वहां पर क्या है, उनकी मानसिक स्तर क्या है, उनके अंदर डर का भाव कितना है, वो कितना कानून से डरते हैं। उनके अंदर 1% भी कानून का कोई डर नहीं है कि अगर हम लोगों को सजा हो जाएगी, हम नशा बेचेंगे या नशा सप्लाई करेंगे तो हमारे ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई। कोई नहीं, 2-4 महीने उनको पता है कि हमने अंदर रहना है, उसके बाद बाहर छूटना है। हमारी पार्टी इस बात को लेकर आगे बढ़ेगी इस हिमाचल प्रदेश में और इस यात्रा के माध्यम से कि जितने भी नशा तस्कर हिमाचल प्रदेश में हैं, जैसे कि चिट्टा नशा है, ये चिट्टे ने हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, हमारी युवाओं को बर्बाद कर दिया। और जहां पर हम कहते हैं कि एक व्यक्ति को खून करता है, चाकू मारता है, गोली मारता है, नशा बेचना और नशे के माध्यम से बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करना किसी मर्डर से कम नहीं है। जहां पर खून करने के वाले के ऊपर धारा 302 आईपीसी लगती है, तो एक नशा बेचने के वाले के ऊपर धारा 302 के ऊपर कार्रवाई और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको आजीवन कारावास की सजा क्यों नहीं दी जा सकती। हमने इस बात को लेकर हमने संकल्प लिया है कि इस बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, कि हमारी पार्टी इस बात को लेकर आगे बढ़ेगी, हमारा संगठन इस बात को आगे लेकर बढ़ेगा। खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराकर उनको आजीवन कारावास की सजा और जहां पर पॉसिबल होगा वहां पर फांसी की सजा की मांग हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में उठाएंगे। और जो नशा तस्कर है, जिन्होंने अपने नशे के पैसों से अपनी संपत्ति को अर्जित किया है, अपनी कोठियां खड़ी की है, महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी की है, तो हम लोगों को ये बात बोलने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि हमारा कोई भी व्यक्ति अगर हमारी पार्टी के माध्यम से जीत कर आएगा, हम जब भी आएंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ सीधा सीधा उनके ऊपर बुलडोजर चलाने में हम लोग भी 1% पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त, जो भी हमारी लोगों के द्वारा, हमारे पार्टी के द्वारा जो भी सख्त कदम उठाने का प्रयास होगा तो हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो छठा हमारा अहम मुद्दा है, वो छठा हमारा अहम मुद्दा है कि इस हिमाचल प्रदेश में महिला वर्ग, महिला सशक्तिकरण की बात बड़े मजबूती के साथ उठाई जाती है, बड़े जोर देकर उठाई जाती है। बहुत सारी एनजीओज हैं, बहुत सारे संगठन हैं, इवन महिला आयोग तक बने हैं। सरकारें अपनी हर बात में महिला सशक्तिकरण की बातें उठाती हैं कि महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया जाना चाहिए, लेकिन हमारा ये मानना है, उसके साथ में हमारे संगठन, हमारी पार्टी का ये बात मानना है कि इस हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे के पूरे देश में हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं, चाहे वो आप किसी भी चीज से, डॉरी से रिलेटेड आप केस ले लो, अन्य महिलाओं से रिलेटेड आप जो केस ले लो, कि हमारे लोगों के ऊपर, पुरुष वर्ग के ऊपर कई बार उनको इतना पीड़ित प्रताड़ित किया जाता है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं कि उनकी बात सुनने तक का कहीं पर प्रावधान नहीं है। उन लोगों को जेलों में भेज दिया जाता है, कई मुकदमे उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, वो सड़कों पर रोते बिलखते हैं, कहीं पर फांसी की मांग करते हैं, कहीं पर इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं, लेकिन सरकार के पास, प्रशासन के पास उनकी सुनवाई का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो हमारी पार्टी और हमारा संगठन इस बात को लेकर आगे बढ़ेगा कि जहां पर हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में पहली बार पुरुष सशक्तिकरण की बात भी की जाएगी कि उनके ऊपर जो बेबुनियाद मुकदमे उनको फंसाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उन बेचारों के पास सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती, उनको झूठे मुकदमों में जेलों की सजा दी जाती है। तो उन व्यक्तियों के लिए भी, पुरुष वर्ग के लिए भी इस हिमाचल प्रदेश में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। उसमें उनके लिए कमीशन का, जैसे महिला आयोग है वैसे ही एक आयोग पुरुष वर्ग के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से उनकी बात सुनी जाए, उनकी जो प्रताड़ना है उसको सुना जाए। ऐसा नहीं कि किसी महिला ने केस लगाया जी इसने मेरे साथ ये किया और इसको सीधा डाल दो जेल में। हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे लगते हैं, उनकी बात सुनता कौन है? महिला की, किसी लड़की की एक कागज के ऊपर पुरुष वर्ग के ऊपर कार्रवाई होती और वो बेचारा रोता बिलखता रहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। उनके पूरे के पूरे परिवार, माँ बाप, बच्चे, बीवियां उनके जेलों की सजा काट रहे होते हैं, लेकिन उनकी बात कहीं सुनी नहीं जाती। बात तब सुनी जाती है जब मुकदमे चलते हैं कोर्ट में और जज बोलते हैं कि नहीं ये बिल्कुल निर्दोष है, और तब तक उस व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। तो पुरुष वर्ग की सशक्तिकरण को लेकर हमारी पार्टी, हमारा संगठन इस यात्रा के माध्यम से हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। और इसके बाद जो अगला मुद्दा हमारा जो है वो मुद्दा है कि अभी हमने हिमाचल प्रदेश में देखा कि
प्राकृतिक आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश में जगह जगह नुकसान हुए। कईयों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, फसलें बर्बाद हो गई। उनके एक आदमी अब सोलन में शामती में हुआ था, एक व्यक्ति अपनी पूरे जिंदगी भर की पूंजी लगाकर अपना मकान बनाता है, अपने उनका जिंदगी का सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी में अपना घर बनाए। कईयों की जमीनें खत्म हो जाती है, कईयों के घर बर्बाद हो जाते हैं और कई जगह हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ। सरकार आकलन लगा रही है, सरकार बोल रही है 800 करोड़ का नुकसान हुआ, कहीं 250 करोड़ का नुकसान हुआ, इस विभाग को 300 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन जिन लोगों ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, उनके सामने उनके घर टूट गए, उनके घर खत्म हो गए, उनके बारे में आकलन कौन लगाएगा? किसी का अगर 20 लाख रुपए का घर खत्म हुआ, जिंदगी भर की पूंजी सरकार देती है 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। मेरे ख्याल मुख्यमंत्री साहब ने बोला था कि हम 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो अभी तक किसी को मिला नहीं। और ऐसे जो प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान उठाने वाले जो परिवार हैं, उनके पक्ष में आज तक कोई ऐसी स्ट्रांग पॉलिसी इस हिमाचल प्रदेश के माध्यम से नहीं बनाएगी, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पर भी फ्लड आता है, कहीं पर बादल फट जाते हैं, बारिशों के कारण इतना नुकसान हो जाता है। तो हमारी पार्टी और हमारा संगठन इस यात्रा के माध्यम से इस बात को लेकर चलेगा कि ऐसे प्राकृतिक आपदा में नुकसान के एक स्पेशल पैकेज बनाया जाए और लोकसभा का चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी। और अगर इस हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से अगर हमारे लोगों को, हमारे एक भी व्यक्ति को अगर लोकसभा में जाने का मौका मिलेगा, तो हम लोग इन मांगों को हम लोग लोकसभा के अंदर हमारी पार्टी उठाएगी।